Good morning, sir. Very good morning to everyone. Good morning, all of you. And today we'll be starting with quadratic equations. So, quadratic equations. थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि क्वाड्रेटिक कैसा दिखता है, उसके जीरोस या सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं, इन चीजों के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है, उसके रूट्स के बारे में थोड़ा बहुत। तो थोड़ा हम लोग रिवाइज भी करेंगे और कुछ चीजें और देखेंगे उसमें। So students are still joining. Let's wait for approximately 1 more minute so that, and then we'll start the class. So quadratic के बारे में आप लोग पढ़े हैं क्या, सुने हैं क्या क्वाड्रेटिक क्या होता Yes, है? sir. है ना? Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड। तो कोई भी जैसा क्वाड्रेटिक है अपने पास, उसका जनरल जो एक्सप्रेशन होता है क्वाड्रेटिक का, वो कैसा होता है? ax ax² plus bx plus equals to 0. राइट राइट राइट, इक्वल टू 0 कर दिया तो इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पर ये जो आपके पास जो कोफिशिएंट्स है a, b और c, ये क्या होता है? a, b, c ऐसे नंबर्स है ना, a, b, c आपके पास जो है ये कांस्टेंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके साथ में ये है कि a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो क्या होगा? आपका ये वाला टर्म वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपके पास x का पावर 2 नहीं मिलेगा और उस केस में आप उसको क्वाड्रेटिक नहीं कह पाओगे। तो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दैट कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a है वो 0 नहीं होना चाहिए, राइट? साथ ही साथ जो वैल्यूज आपके पास ये a, b और c हैं, है ना, ये क्या है? कांस्टेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। a को हम बोलते हैं लीडिंग टर्म, है ना, ये a एक्स स्क्वायर ये जो है लीडिंग टर्म है, और a को बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। दिस इज योर लीडिंग टर्म, लीडिंग टर्म, है ना सब, क्योंकि x पे पावर 2 है ना, दैट इज वाई। और a को हम बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट, ओके, लीडिंग कोफिशिएंट। और ये जो ए बी सी है ये बेसिकली आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, है ना, दीज आर बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आपने 10th तक नहीं पढ़ा है, 11th में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। तो देखेंगे थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता भी जरूर देता हूँ अभी पर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बेसिकली बिलोंग, इस तरह से लिखा जाता है इसको, a प्लस आई बी, है ना, इस फॉर्म में आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है। यहाँ पर जो i है, ये i रिप्रेजेंट करता है अंडर रूट ऑफ -1, है ना। ये सब डिटेल में हम लोग बहुत पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर है अपने पास 11th के, बट मैं आपको बहुत बेसिक सी नॉलेज, जानकारी दे रहा हूँ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी में लिखा जाता है। i यहाँ पर अंडर रूट ऑफ -1 होता है, और जो a और b है ये आपके रियल नंबर्स ही होते हैं। और रियल नंबर्स तो आपको पहले ही से ही बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। रियल नंबर्स वॉट एवर नंबर जो भी तक अभी तक आप देख रहे हो, चाहे वो 2 हो, 1/2 हो, -4 हो, -1/4 हो, अंडर रूट 2 हो, these all are your real numbers,
बस अंडर रूट में जब नेगेटिव आ जाता था तो आप उसको नॉट डिफाइंड कहते थे, उसी को कॉम्प्लेक्स में डिफाइन करके किया गया है। तो अंडर रूट में जब -1 है तो आई हो जाएगा, ठीक है, और बाकी चीज जो है वो बी आपका रियल नंबर है, ए आपका रियल नंबर है। तो ये एबीसी जो मैं कह रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप बोलोगे क्या, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ x² प्लस x प्लस 2, लेट्स से मैं एक क्वाड्रेटिक लिखा हूँ, तो क्या ये इसको मैं क्वाड्रेटिक नहीं बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा ना, यही तो आप पढ़ते आए हो अभी तक, ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने देखे हैं। तो यहाँ पर तो ए बी और सी जो वैल्यू है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2 है। तो सर कहाँ ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है? ये तो रियल नंबर है जो हम पढ़ते आए हैं। तो देखो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका होता है a प्लस आई बी, अगर इसमें मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में बी 0 पुट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा a बन जाएगा, क्योंकि आई बी वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आपके सारे रियल नंबर भी आ जाते हैं, इसलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर इन जनरल बोल सकते हैं, उसके अंदर ही रियल नंबर भी कवर हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ना। इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर खुद जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है, ठीक है। और अगर मैं ऐसा एग्जांपल लिख देता i(x²) प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ i लिखा है ना, i का मतलब क्या है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने a0 पुट कर दिया और b1 पुट कर दिया, तो आपका a0 b1 पुट करने के बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर i बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका जो कोफिशिएंट है कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर जो लिखा है ये 1 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है, तो ये रियल नंबर्स हैं, तो चलेगा ना। रियल नंबर अभी जैसा हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आता है, राइट। ठीक है, तो एक नई चीज यहाँ पर आपको ये मिली है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, कैसा होता है, उसमें ए बी क्या होते हैं, आई क्या होते हैं, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप ए बी सी देखते आ रहे थे, दोज आर बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जो आपके रियल नंबर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अब कोई भी सर कैन यू रिपीट? हाँ, कौन सा वाला स्टेटमेंट आप रिपीट करवाना चाहते हैं? सर वो a प्लस आई बी वाला। ए प्लस आई बी वाला, ये आपका जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जहां ए और बी आपके वही रियल नंबर्स हैं जो आप पढ़ते आए हो आज तक, 1 2 3 या -1 -2 या -1/2 या कुछ भी, है ना, √2 √5, ये सब आपके रियल नंबर्स ही हैं, वही ए और बी के जगह पर भी लिखा जाएगा। और ये जो आई है, दिस इज बेसिकली √-1, ठीक है, √-1 ये आई होता है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन a प्लस आई बी है। इसी में अगर मैं b इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा? दूसरा वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ a, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही क्या आ गया? रियल नंबर आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर का ही क्या स्पेशल केस हो गया रियल नंबर, कब? जब b 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इसका कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। इनफैक्ट सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, क्लियर हो गया आपका डाउट? Sir, यस, so please explain second example once again. okay. In second example it is written ix² plus x plus 2 equal to 0. Let's write what are the values for the coefficients. So here the value of a is I, the value of b is 1, the value of c is 2. Now we have to check whether these coefficients are belonging to complex number or not, है ना, क्योंकि यही अपना डेफिनेशन था। तो देख लेते हैं, a की वैल्यू i है, क्या i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस, इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। b इज इक्वल टू 1, क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस, 1 कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है, ठीक है। तो ये भी आपका कोफिशिएंट सही है, और ये भी कोफिशिएंट 2 वैसे ही है। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? सर Yes, सर sir. आई वेरिएबल नहीं है क्या?
नहीं, आई वेरिएबल नहीं है, आई वैसा ही नंबर है जैसा आपके पास 1 है, जैसा 2 है, वैसा आई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। a प्लस आई भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर आई आपको बनाना है तो आप इसमें a की वैल्यू क्या पुट कर दो 0 और b की वैल्यू क्या पुट कर दो 1, तो ये आपका पूरा नंबर क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। सो आई इज ऑल्सो अ नंबर, है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन डिटेल वी हैव टू स्टडी इन 11th, पूरा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से, है ना। समझ गए? तो आपको अभी इतना समझना है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बस। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। नेक्स्ट आपने जीरोस के बारे में पढ़े हैं, तो अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो जीरोस क्या होता है? जीरोस इज बेसिकली x की वो वैल्यू जिसको मैं इसमें पुट करूं, है ना, तो इसको सेटिस्फाई कर जाए, राइट। तो जीरोस अगर मैं अल्फा बोल दूं, x इज इक्वल टू अल्फा अगर पुट करने पर इस इक्वेशन में x के जगह अल्फा में अगर पुट कर दूंगा तो ये बनेगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर अल्फा पुट करने पर ये 0 बन जाता है, देन हम क्या बोलेंगे, अल्फा इज अ जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक क्वाड्रेटिक के आपके पास कितने जीरोस आते हैं? 2 जीरोस आते हैं, राइट। तो इसको जीरोस बोल सकते हैं, सोल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। और जीरोस को फाइंड करने के लिए अपने पास टोटल कितने मेथड हैं? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टोटल कितने तरीकों से जीरोस निकाला जा सकता है? 3. ओके, व्हाट आर दोस? Formula method. हाँ, Formula Splitting the method, middle term. factorization. one is formula method, Splitting the middle term. splitting the middle term, and what other? Graphical method. Graphical method, okay, and quadratic formula. formula I have written already। और इनके अलावा और कोई? Squaring method. स्क्वेयरिंग मेथड, ओके, फोर्थ स्क्वेयरिंग मेथड। और zeros and coefficient relation. zeros and coefficient relation, okay, relation, fine, Multiplying coefficient. and multiplying coefficient, okay, Substitution method. okay, substitution method। substitution method से कैसा मतलब, क्वाड्रेटिक में कैसा substitution? नहीं सर, नहीं, हाँ गलत है सर, सॉरी। हाँ, तो देखो ये सब जो नाम Quadratic आप, formula. हाँ फॉर्मूला ये लिखा ना मैंने, ये देखो पहला वाला ही, फर्स्ट वाला ही लिखा। चलिए मैं आपको बताता हूँ ना, टोटल जो आपके पास सर जीरोस, फिफ्थ वाला क्या है? फिफ्थ वाला ये रिलेशन किसी ने बताया, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स, उन्होंने वो बोला। हालांकि वो कोई मेथड नहीं है रूट निकालने का, बट स्टिल है ना, सम क्वेश्चंस हम लगा सकते हैं और वहां से अननोन वैल्यू निकाली जा सकती है। तो ठीक है, अपने नॉलेज के हिसाब से सभी ने बताया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको है ना क्लैरिफाई कर देता हूँ क्या चीजें हैं। देखो जो आपके पास मेथड्स है ना, टोटल रूट्स कैलकुलेट करने के लिए वो दो ही हैं आपके पास, है ना। टोटल वी हैव इन टोटल वी हैव ओनली 2 मेथड्स। पहला है जो फैक्टराइजेशन आप बोलते हो, है ना, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को ही हम स्प्लिटिंग टर्म भी बोल सकते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो आप कह रहे हो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, क्योंकि फैक्टराइजेशन में वही तो करते हैं, मिडिल टर्म को ही तो स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक मेथड हो गया। इस पे हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, मैं कौन सा वाला मेथड कहना चाह रहा हूँ, आप उसको भी यही बोलते होगे आई होप। तो जैसा मैं अगर x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिखूं और बोलूं कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करो आप इसको, या फैक्टराइज करके सॉल्व करो, सो यू विल डू व्हाट, आप इस 4x को लिखोगे माइनस x प्लस 5x, राइट ना। और Yes. फिर आप x Yes. कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, and again you will be taking common x minus 1, so this will be x plus 5, and finally you will be getting the value of x as 1 and minus 5, so these are the values of your zeros for this quadratic equation। तो ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो गया। सेकेंड मेथड है ना जो आपका है, ये फॉर्मूला मेथड है।
है ना, फॉर्मूला मेथड। इसी को हम लोग बोल सकते हैं श्रीधराचार्य मेथड, या इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फाइन, तो ये आपका फॉर्मूला मेथड है। फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास ax स्क्वायर प्लस, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं जनरल वाला लिख लेता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है आपके पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, एंड यही रिजल्ट एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बनता है अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हो। अगर आपने ये जो x की वैल्यू आई है, इसका आपने डेरिवेशन अगर पढ़ा होगा, अगर डेराइव किया होगा इसको, हाउ हैव यू डेराइव्ड दिस, आपने किसी ने डेराइव करके देखा है कि ये x की वैल्यू कैसे आती है फ्रॉम दिस? नहीं सर। No. अच्छा अच्छा, नहीं सर। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं है। अगर हम डेराइव करेंगे ना, तो वहां पर देखेंगे वी हैव यूज्ड दिस कंप्लीटिंग स्क्वायर, ऑल्दो आपने क्वेश्चन में डायरेक्टली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज किया होगा, आई होप किया है क्या? सर पोर्शन में नहीं था। क्वेश्चन भी नहीं था, ओके कोई बात नहीं। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है ना, बेसिकली आप होल स्क्वायर बनाते हो, कुछ ऐड, कुछ मल्टीप्लाई, कुछ सब्ट्रैक्ट, ऐसा कुछ करके, है ना। तो जब कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं तो वहां से अगर इस वाले में ना, इस वाले में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में मैं अगर होल स्क्वायर बनाऊंगा और वहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो यही वैल्यू निकल के आती है। तो बेसिकली दिस फॉर्मूला मेथड इज नथिंग बट स्टैंडर्ड रिजल्ट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके जब स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट कैसे बनाते हैं, स्टैंडर्ड वाला ये क्वाड्रेटिक ले लेते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, तो ये आपको फॉर्मूला बन के आ गया है। So that is why this is the formula method also and this is your completing square method also. तो यही आपके दो algebraic methods हैं. The third one will be your graphical method. तो मैं algebraic की बात कर रहा था सिर्फ, तो algebraic में यही दो possibilities हैं, पहला फैक्टराइजेशन और स्प्लिटिंग टर्म, सेकंड इज फॉर्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो अगर इसी क्वेश्चन को अगेन आई एम राइटिंग द सेम क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मैं a b c की वैल्यूज अगर स्पेसिफाई कर लूं तो a1 b4 और c माइनस 5 आ गया है, एंड अगर इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो आपको x की वैल्यूज मतलब जीरोस या सॉल्यूशंस ऑब्टेन हो जाएंगे। सो लेट अस पुट करके देखते हैं ना, माइनस बी माइनस 4 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 16 माइनस 4ac, तो इट विल बी प्लस 420 अपॉन 2a मीन्स 2। सो x की वैल्यू आ रही है माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 36 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, अपॉन में 2, राइट। और यहाँ से माइनस 4 प्लस 6 है ना, दो वैल्यूज आ रही हैं, मैं क्लियर करके लिखता हूँ थोड़ा सा। तो x की वैल्यू एक आ जाएगी माइनस 4 प्लस 6 अपॉन 2, और दूसरा x का वैल्यू आएगा माइनस 4 माइनस 6 अपॉन 2। तो x की वैल्यू यहाँ से बनेगी 6 माइनस 4 दैट इज 2 एंड 2 अपॉन 2 इज 1, एंड सेकंड x की वैल्यू माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 होता है, माइनस 10 अपॉन 2 इज माइनस 5। तो अगेन यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सेम ही वैल्यू आना था, सेम क्वेश्चन है इसलिए। तो हमने दो मेथड्स यहाँ पर देखे, जीरोस या सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए, दो मेथड में, फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन, अदर वन इज फॉर्मूला मेथड, और यही दो ही मेथड है आपके पास। ठीक है, आगे से आपको पूछा जाएगा कितने मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक के जीरोस या सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए, सो वी हैव 2 मेथड्स। फाइन, क्लियर है? किसी को अभी भी लग रहा होगा कि ये वाला तीसरा मेथड बन सकता है तो डिस्कस कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ना सबको, दो ही मेथड है? हाँ सर। ओके फाइन। नेक्स्ट अब यहाँ से आगे बात करते हैं, तो जो x की वैल्यू आपने ये फॉर्मूले मेथड में लिखी है, यहाँ ये जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आपने लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आपने लिखी है, क्या लिखी है, बी स्क्वायर और माइनस 4ac, इसको है ना हम कुछ नाम से बोलते हैं, और किस नाम से बोलते हैं, राइट, डिस्क्रिमिनेट। करेक्ट करेक्ट, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे और बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट है। अब इसका सर इसके और इम्पोर्टेंस, भी नाम है ना? हाँ बहुत सारे नाम हैं, नाम जो है बेसिकली आगे आपको डिस्क्रिमिनेंट ही बोला जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट के अलावा कहीं कोई का नाम मिलेगा नहीं आपको आगे,
डी या डेल्टा से भी लिख देते हैं कहीं कहीं, दैट इज इट, बस इतना ही है। अब इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बड़ी चीज है। इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसको अलग से क्यों डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं, अलग से इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जब हम फॉर्मूले में देखे थे तो फॉर्मूले में आपके पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में ये डी लिखा हुआ था अपॉन 2a था। तो देखो अगर d की वैल्यू कुछ कुछ अलग अलग आएगी तो x की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना, क्योंकि x की वैल्यू में ही अंडर रूट डी आ रहा है। तो अब यहाँ से ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये रूट्स के नेचर को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो टॉपिक बनता है, सब टॉपिक बनता है, वो नेचर ऑफ रूट्स बनता है कि रूट्स का नेचर क्या है, रूट्स किस टाइप का है। सो वो डी आपका बताता है। तो देखो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो आप x के वैल्यू के बारे में क्या कह सकते हो? क्या x का वैल्यू जो आएगा वो रियल होगा, ऐसा बोला जा सकता है? Roots will हाँ, be equal. या रूट्स विल बी रियल, रूट्स Real. आर रियल एंड अनइक्वल। राइट राइट राइट। अगर आपके पास ये ग्रेटर देन 0 आया है तो वो वैल्यू अगर आप प्लस करेंगे माइनस बी में और माइनस करेंगे तो दोनों में अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, इसलिए आप कह सकते हैं कि जो रूट्स आएंगे वो रियल के साथ साथ अनइक्वल आएंगे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये अगर इक्वल टू 0 आ जाएगा तो अगेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। Real and equal. राइट राइट, रूट्स रियल तो होंगे लेकिन ये सेकेंड टर्म जब 0 हो जाएगा तो केवल माइनस बी अपॉन 2a ही बचेगा, उसमें प्लस 0 करो या माइनस 0 करो, है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो रूट्स आर इक्वल। थर्ड, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन रूट्स 0 आर इमेजिनरी। राइट, अगर अंडर रूट के अंदर रियल। हाँ, अब यहीं से है ना, देखो अंडर रूट के अंदर अगर वैल्यू जो डी है वो नेगेटिव हो रहा है तो जब रूट में नेगेटिव आता है तो अभी तक हम उसको इमेजिनरी या नॉट रियल कहते आ रहे थे, उसी को हम कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे, वही कॉम्प्लेक्स है आपका। तो यहाँ पर तो आप यही बोल दो कि रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स, ठीक है ना, इमेजिनरी रूट्स हम बोल सकते हैं। और जो इमेजिनरी रूट्स आएंगे वो दो आएंगे, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक के दो सॉल्यूशंस होते हैं और इमेजिनरी रूट्स जब आते हैं तो दोनों रूट इमेजिनरी ही आएगा, दैट इज श्योर, है ना। एक रूट इमेजिनरी और एक रूट रियल नहीं होता है कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक का, ठीक है, दोनों रूट्स इमेजिनरी आएंगे, ठीक, दोनों रूट्स इमेजिनरी आएंगे। और जब दोनों इमेजिनरी होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट के बारे में हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था, मैं थोड़ा और आपको बताता हूँ यहाँ पर। देखो जब इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आएंगे, तो लेट अस से, है ना, मान लेता हूँ कि एक रूट आ गया है p प्लस आई क्यू, है ना, p प्लस आई क्यू, आप समझ रहे हो ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से मैं बना सकता हूँ बाय पुटिंग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फॉर p एंड q। तो एक आपका रूट अगर p प्लस आई क्यू है तो दूसरा रूट जो होगा वो इसका कॉन्जुगेट होगा, और कॉन्जुगेट निकालने के लिए i के जगह पर माइनस आई लिखते हैं, मतलब i वाले टर्म का हम साइन चेंज करते हैं, अभी प्लस है तो माइनस p माइनस आई क्यू, तो वो p माइनस आई क्यू बनेगा, ठीक है, आई वाले टर्म का साइन चेंज करेंगे। तो कॉन्जुगेट में पहले हमने यही कल देखा था कि हम साइन चेंज कर रहे थे, अभी साइन किसका चेंज करना है, p वाले का नहीं करेंगे, जहां पर i होगा उसी का करेंगे। अगर पहले माइनस आई क्यू होता तो बाद में प्लस आई क्यू कर देते, पहले प्लस था तो बाद में माइनस कर दिया, दिस इज कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये आपका कॉन्जुगेट देगा। अब एक और पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0, जो फर्स्ट वाला केस है इसी को हम देख रहे हैं। ग्रेटर देन 0 के साथ साथ अगर, है ना, ग्रेटर देन 0 के साथ साथ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स कैसे होंगे, कोई बता सकता है? देखो परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हमने देखा था फर्स्ट क्लास में ही, क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हमने फर्स्ट क्लास में कुछ पढ़ा था। जिसका स्क्वायर रूट एक होल नंबर रहता।
नेचुरल नंबर रहता। परफेक्ट स्क्वायर के बारे में मैंने क्या आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, आपको याद है? वो बता सकता है कोई? रेस टू द पावर इवन रहता है। करेक्ट करेक्ट, रेज पावर इवन रहता है। जब आपका इसका कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें और उसका एक्सपोनेंट जो है वो इवन आ जाए सारा, है ना, सारे प्राइम नंबर का, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो वहां पर जब आप रूट निकालोगे ना, तो रूट इज नथिंग बट पावर 1/2। तो जब पावर 1/2 करोगे इवन का, तो क्या होगा, आपको एक इंटीजर मिलेगा आपको पावर में, और जब पावर में इंटीजर मिलेगा तो आपको इररेशनल पार्ट हट जाएगा, है ना। दैट उस समय जो नंबर आपको मिलने वाला है वो एक इररेशनल नहीं होगा, दैट विल बी सम इंटीजर और रैशनल नंबर। तो उस केस में आपके पास जो रूट्स मिलने वाले हैं वो रैशनल रूट्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे रैशनल रूट्स? क्योंकि जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, और स्क्वायर रूट हट गया तो और कहीं से इररेशनल वाला पार्ट आने वाला है नहीं। सो अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग व्हाट? रैशनल रूट्स। और इसी में अगर मैं ऐसा बोल दूं कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या होगा? अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पर d ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या ये रूट हटेगा? कभी नहीं हटेगा, किसी ना किसी नंबर पे रूट रह ही जाएगा। एंड आपको रूट्स कैसे मिलेंगे? इररेशनल रूट्स मिलेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? एक एग्जांपल के साथ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं तो क्लियर हो जाएगा। जैसा लेट्स से, है ना, एक सर एग्जांपल। आपकी आवाज अटक रही। आवाज क्लियर आ रही है क्या सभी Yes, को? sir. हाँ, नहीं आवाज Yes, अटक sir. गई होगी, बट ऐसा हो नहीं सकता है, नेटवर्क वगैरह बहुत तगड़ा है, कोई ऐसी इशू नहीं है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो एक मैं डिस्क्रिमिनेंट एक क्वाड्रेटिक ही ले लेता हूँ, चलो। तो एक्स स्क्वायर और ऊपर वाला ही ले लेते हैं माइनस प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, है ना, ये क्वाड्रेटिक है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट, है ना, डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac क्या आ रहा है? 16 प्लस 20, 36 आ रहा है। तो क्या 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? हाँ. यस, इसको यस हम 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो रूट्स आएगा वो हम बोल सकते हैं कि रैशनल रूट्स आएंगे, है ना, रैशनल रूट्स आएंगे। लेकिन अगर आपका इक्वेशन ऐसा होता कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या जस्ट एक सेकेंड, है ना, एक्स स्क्वायर मैं दूसरा एक और एग्जांपल आपके लिए लेता हूं, और यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर, प्लीज आप सभी लोग म्यूट कर लीजिए अपना माइक। ओके ठीक है, मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये आपका कितना बनेगा? इसको 3 कर लेते हैं ना, तो ये -3 हो जाएगा। तो ये आपका बन रहा है 1 + 12, मतलब आ रहा है 13। 13 क्या 13 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नो No. नहीं है। No. नहीं, ये 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो रूट्स आएंगे वो इररेशनल आएंगे, ठीक है। अब इररेशनल रूट्स कैसे आएंगे निकाल के देख लेते हैं ना, देखो चलो निकाल लेते हैं रूट्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, हमने निकाल रखा है √13 अपॉन 2a। तो देखो x की वैल्यू यहाँ पर आई है -1 प्लस √13 अपॉन 2 और -1 माइनस √13 अपॉन 2। तो क्या ये वैल्यूज रैशनल है कि इररेशनल है? x की जो आई है Irrational. irrational रूट दिख रहा है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इररेशनल है।
ठीक है, तो अल्टीमेटली आप बात समझ गए हो ना कि जब b परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो नो डाउट ना ये रूट नहीं हटने वाला है, नहीं हटने वाला है। तो रूट्स कैसे आ रहे होंगे, इरेशनल रूट्स आ रहे होंगे। सो ये आपके पास फर्दर एक पॉइंट निकल के आया है। जब b पॉजिटिव होने के साथ साथ आगे हमें ये चेक करना हो कि परफेक्ट स्क्वायर है या नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम उसके करस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं रैशनल आ सकता है या इरेशनल रूट्स आ सकता है। एंड वन मोर थिंग हमने पढ़ा यहाँ पर कि डी नेगेटिव आता है तो नो डाउट इमेजिनरी रूट्स आएंगे, बट वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर्स में आपको आई वाले टर्म का साइन चेंज करना होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं अब थोड़ा। हेलो सर। यस यस सर इसका x² प्लस x प्लस 1 का बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में आपका क्या है, ये टर्म नेगेटिव वाले का है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा। देखो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से 1 माइनस 4 मतलब -3 आ रहा है। -3 आने का मतलब रूट्स कैसे आ रहे होंगे, इमेजिनरी आ रहे होंगे। तो निकाल के देख लो ना रूट्स, यहाँ पर इमेजिनरी ही आपको आएगा, बी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो तो हमने सॉल्व किया, -3 आया अपॉन 2a। अब यहाँ पर -1, ये जो प्लस माइनस और अंडर रूट में जो -3 है, यहाँ से अंडर रूट -1 को हम i लिख सकते हैं, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया कि i क्या होता है अंडर रूट में -1। तो अंडर रूट 3 में से अंडर रूट -1 को i लिख दिया, तो बचा क्या आपके पास, अंडर रूट 3 बचा। तो अंडर रूट 3 अलग से लिख देंगे अपॉन में 2। ये देखो ये एग्जैक्टली वो इमेजिनरी रूट्स है आपके पास जो आप कह रहे थे आने वाला है। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर्स हैं। कैसे हैं कि एक -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2 है, तो दूसरा वाला क्या है, -1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रूट्स, नथिंग बट ओनली देयर इज अ चेंज इन साइन ऑफ आई, इफ यू नोटिस, है कि नहीं ऐसा? यस ठीक है, तो ये आपका इमेजिनरी वाला है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, है ना, एग्जांपल में हमने देख लिया। कोई किसी को कोई डाउट कुछ पूछना चाहता है, बोलना चाहता है, बोल सकता है। ओके फाइन। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आपने देखा है या हम देख भी सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक है ax² bx + c = 0, तो यहाँ से जो दो रूट्स आने वाले हैं उसको अगर मैं अल्फा और बीटा कह दूं, है ना, तो हम अल्फा की वैल्यू लिख सकते हैं -b प्लस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, और बीटा को हम बोल सकते हैं -b माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये अल्फा और बीटा आपका लिख सकते हैं आप रूट्स को। ठीक है, अब हम क्या करें, अगर अल्फा प्लस बीटा करें, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या होगा, देखो ये प्लस वाला अंडर रूट वाला टर्म और ये माइनस अंडर रूट वाला टर्म कैंसिल होने वाला है। तो कैंसिल होके आपके पास बचेगा, क्या बचेगा बताइए, -b/a। ठीक है, तो ये आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपने पढ़ा भी है, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, पढ़ा है ना सभी ने? Yes, sir. हाँ सर वेरी गुड। आप अगर इन दोनों अल्फा और बीटा को प्रोडक्ट करो, है ना, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको, c/a मिलने वाला है। ठीक है, तो ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं आपके पास, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के लिए। ओके, अब अगर आपके पास ऑलरेडी रूट्स प्रोवाइडेड हैं अल्फा और बीटा, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, है ना। कैसे फॉर्म होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, है ना। अगर आपको रूट्स गिवन है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल लेट्स से वी हैव द रूट्स एज 2 and 3, तो हम ये किस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं वो हम क्वाड्रेटिक फॉर्म कर सकते हैं। चलिए फॉर्म करते हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, इसमें हम पुट करेंगे अल्फा और बीटा। लेट्स से अल्फा वी हैव 2 and बीटा 3, तो आपका इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज योर आंसर फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स 2 और 3 हैं।
क्लियर? Yes, क्लियर? sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, और छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिकली क्वाड्रेटिक का ही है, लेकिन वो वर्ड प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं लिखता हूँ, आप सभी लोग रेडी रहिए उसको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन इज, आपसे कह रहा है लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ द राइट ट्रायंगल, है ना, ये क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस of a right triangle exceeds the length of its base by 2 centimeter and exceeds twice the length of the altitude by 1 centimeter. Then length of each side of triangle in centimeter is. 4 ऑप्शंस भी हैं आपके पास, तो आप सभी लोग एक बार ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का, और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं जल्दी से। सी इन मैथमेटिक्स प्रैक्टिस इज एवरीथिंग, है ना। क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, एंड जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज्यादा कमांड बनेगा आपके मैथ्स सब्जेक्ट पे। तो मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आई कैन ऑलवेज गाइड यू, है ना, हमेशा मैं आपके साथ रहूंगा टू गाइड यू, आपको बताने के लिए जैसे क्वेश्चन में फंस गए, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या है क्या नहीं। यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी, बट ओनली यू कैन प्रैक्टिस। आपको ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आपको कमांड बनाना है मैथ सब्जेक्ट पे। तो सर बी ऑप्शन है क्या? ओके, लेट्स डिस्कस। देखते हैं सॉल्व करके कौन सा ऑप्शन आता है। सर सर ऑप्शन बी सी आ ऑप्शन रहा। है क्या? बी आ रहा है क्या? सर मेरा सी आ रहा। आपका सी आ रहा, फाइन। तो बी और सी कुछ लोगों के आ रहे हैं। अब देखते हैं बी ऑप्शन सही है कि सी ऑप्शन या ए डी। तो सबसे पहले एक कह रहा है कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। लेट्स से वी हैव दिस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी। तो सबसे पहले लाइन में कह रहा है लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्रायंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ इट्स बेस बाय 2 सेंटीमीटर। मतलब अगर बेस BC बोल देता हूं x अगर, तो AC कितना हो जाएगा? 2 एक्सीड कर रहा है तो 2 ज्यादा हो जाएगा, दैट मींस दिस विल बी x + 2। आपसे कह रहा है नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस एक्सीड्स ट्वाइस द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड बाय 1। मतलब कि जो AC है वो AB, है ना, को डबल करके एक ज्यादा है, तो ट्वाइस ऑफ AB + 1 ऐसा है। और AC अपने पास हमें पता है, अभी हमने उसको डिनोट किया है x + 2 से, तो x + 2 कर देते हैं, 2AB है और +1 है, तो ये 1 अगर लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो x + 1 हो जाएगा 2AB, तो AB आपका आ गया x + 1 अपॉन में 2। सो AB इज x + 1 अपॉन 2। ये आपका तीनों साइड्स बन गए हैं, कोई दिक्कत? नेक्स्ट आपको क्या पाइथागोरस लगाना है ना। सिंपली आपको क्या करना है, पाइथागोरस लगाना है ना। मैं मेथड से सॉल्व करने की अभी बात कर रहा हूँ। तो पाइथागोरस में आप क्या करोगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यूज आएगी, एंड देन यू पुट दैट x की वैल्यू इन तीनों में, तो आपको तीनों साइड्स की लेंथ आ जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट मेथड। नो डाउट आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्यों कर सकते हैं सभी लोग? यस सर। हाँ, Yes, sir. मैं मेथड आपको बताया। दूसरा अप्रोच है ना, ये मेथड 1 था। दूसरा जो अप्रोच, सेकंड मेथड वी कैन ऑप्ट इज बाय ऑप्शंस। हम ऑप्शंस से देख सकते हैं। कैसे देखेंगे ऑप्शन से? यही जो ये एल्गोरिदम बता रहा था, कौन सा एल्गोरिदम? दो एल्गोरिदम दिए हुए थे आपके क्वेश्चन में, 2 रूल दिए हुए थे कि जो हाइपोटेनियस है ना वो बेस से 2 ज्यादा है, ठीक है। तो एक तो ये अपने को चेक करना है कि हाइपोटेनियस इज बेस प्लस
2 ऐसा है ना। और दूसरी चीज ये क्या दिया हुआ था कि जो हाइपोटेनियस है वो ट्वाइस ऑफ परपेंडिकुलर है और +1 है। ठीक है, तो जो हाइपोटेनियस है वो ट्वाइस ऑफ परपेंडिकुलर +1 है। तो ये दोनों हम ऑप्शंस में पुट करके हम देख सकते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो लेट अस स्टार्ट विद ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में 6, 8, 10 है आपके पास। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में जब ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर्स दिए हैं जो साइड लेंथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा वाला होगा दैट इज हाइपोटेनियस, वही हाइपोटेनियस होगा। क्यों? इतना तो सभी को पता है ना कि 3 नंबर में सबसे बड़ा वाला ही हाइपोटेनियस होता है। यस सर। ठीक है, तो बाकी दोनों को आप किसी को परपेंडिकुलर और किसी को बेस देख बना सकते हो अपने सिचुएशन में फिट करने के अकॉर्डिंग। तो अगर इसको मैंने हाइपोटेनियस बोल दिया तो पहले वाले एल्गोरिदम के हिसाब से बेस में 2 ऐड करने से हाइपोटेनियस बनना चाहिए। सो वी कैन से दिस 8 एज बेस बना सकता हूं ना, क्योंकि देखो 8 + 2 10 हो रहा है, राइट। सेकंड वाला भी फॉलो करना चाहिए। सेकंड वाला अब इसको बेस बोल दिया तो नो डाउट बचा हुआ 6 ही परपेंडिकुलर बनेगा। नाउ ट्वाइस ऑफ परपेंडिकुलर +1, तो ट्वाइस ऑफ परपेंडिकुलर +1 करने से 13 बन रहा है, दैट शुड बी हाइपोटेनियस। लेकिन अपना हाइपोटेनियस तो 10 है, मतलब गलत है ऑप्शन। समझ में आया चेक कैसे किया है? सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन बी पर आते हैं। सो ऑप्शन बी, एक बार बताओ ना कैसे किया। अच्छा, ये एल्गोरिदम ये दोनों समझ गए थे क्या, ये जो क्वेश्चन में दिया था? सर मेथड 2 बताओ। हाँ, मेथड 2 बता रहा हूँ। मेथड 2 में ये दोनों जो मैंने रेड लाइन से लिखा है ये समझ गए क्या, ये क्वेश्चन से मैंने जो डिड्यूस किया? सर बता दो एक बार। अच्छा, देखो क्वेश्चन में आपको पहले लाइन में बोला था कि जो हाइपोटेनियस है वो एक्सीड कर रहा है बेस के लेंथ को 2 से। तो मैंने यहाँ लिखा कि हाइपोटेनियस इज बेस +2। ठीक है, पहले लाइन में दिख रहा है आपको, यस सर। हाइपोटेनियस इज बेस +2। सेकंड आपको कह रहा था फिर से स्टार्टिंग से ही शुरू होगा, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस of a right angle triangle exceeds twice the length of altitude by 1। तो altitude को p बोल दिया, twice of altitude कर दिया, +1 कर दिया, ये आपका हाइपोटेनियस बनेगा सेकंड स्टेटमेंट। अब हम ऑप्शन 1 पर आते हैं। चलें ऑप्शन 1 पर, क्लियर है यहाँ तक? हाँ चलो सर। ऑप्शन ए पर आते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास 6, 8, 10। आपको पता है सबसे बड़े वाले को ही हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब हम इस ऑप्शन अपने क्वेश्चन के हिसाब से इस पे मैच कराने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे बड़े वाले को हाइपोटेनियस बोल दिया। हमें दिख रहा है कि बेस से 2 ज्यादा होना चाहिए हाइपोटेनियस, तो मेरा मन कर रहा है 8 को बेस बोलने का। बोल दूं क्या, है ना, क्योंकि 8 + 2 करके 10 पहला वाला स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाएगा ना। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बाकी जो थर्ड है उसको मैंने बोल दिया परपेंडिकुलर। अब सेकेंड स्टेटमेंट पर आते हैं। यहाँ पर कह रहा है h = 2p + 1। तो h 10 है, 2 × p आपने 6 एज्यूम किया है +1, तो 10 = 13 आ रहा है। ये तो गलत बात है, मतलब ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन बी पर आते हैं। ऑप्शन बी इज 7, 24, 25। तो 7, 24, 25 आप ऐसे ही फिर से इन दोनों ही स्टेटमेंट में चेक करेंगे। सबसे पहले तो सबसे बड़े वाले को आप हाइपोटेनियस बोल देंगे, बाकी दोनों में से किसी को बेस और किसी को परपेंडिकुलर बोला जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट वेरीफाई मतलब वैलिडेट होने के लिए बेस में 2 ऐड करने से हाइपोटेनियस बनना चाहिए। सो अगर हम 7 में 2 ऐड करें तो 25 नहीं बन रहा है, 24 में 2 ऐड करें तो 25 नहीं बन रहा है, तो यहीं से ऑप्शन बी तो खत्म हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन सी पर आ सकते हैं। ऑप्शन सी है आपके पास 8, 15, 17। तो ऑप्शन सी 8, 15, 17। यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे बड़े वाले को तो हाइपोटेनियस बोल देते हैं, और 15 अपने को दिख रहा है जिसमें हम 2 ऐड करें तो 17 बन जाएगा, तो इसको हम बेस कह सकते हैं। बचा हुआ थर्ड इज परपेंडिकुलर। पहला स्टेटमेंट वेरीफाई हो गया है, वैलिडेट हो गया है। कमिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू twice of perpendicular +1। तो दिस इज 17 + 16 + 1 17। ओ, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट भी वैलिडेट हो गया है। सो वी कैन से ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ से हमने देखा था मेथड से भी सॉल्व करके, तो थर्ड ऑप्शन ही आना चाहिए था। आप इस चीज को सॉल्व करोगे सो यू विल गेट
द वैल्यूज। ठीक है, क्लियर है? आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है, अभी क्लास के बाद, आफ्टर ऑल द क्लासेस, कि x की क्या वैल्यू आती है और क्या ऑप्शन थर्ड ही आता है, क्या नहीं आता है, तो देन वी कैन अगेन डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके ओके, ठीक है, फिर कंटिन्यू विद योर नेक्स्ट क्लास। आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, सो वी विल एंड अप दिस, और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में कल के। फाइन, Okay, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. बाय बाय, बाय एवरीवन, गुड डे। ओके, Bye. बाय बाय sir. एवरीवन।